कल्पना कीजिए, यूरोप में क्रांति की आग लगी हुई है। पुराने साम्राज्य ढह रहे हैं और हर कोई पूछ रहा है, अब आगे क्या? इस उथल-पुथल के बीच कलाकारों के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता था जॉक लुई डेविड का, जो कह रहे थे कि हमें व्यवस्था, अनुशासन और तर्क की जरूरत है, जैसे प्राचीन रोम और ग्रीस में थी। और दूसरा था डेलाक्रोइक्स और टर्नर जैसे कलाकारों का। हाँ, जो चीख कर कह रहे थे कि असली सच तो इंसानी भावनाओं के अनियंत्रित तूफान में छिपा है। और ये सिर्फ दो पेंटिंग स्टाइल की कहानी नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के दिल और दिमाग की लड़ाई थी। सही। एक तरफ दिमाग था जो संतुलन और स्पष्टता चाहता था, दूसरी तरफ दिल था जो कल्पना, डर और प्रकृति की विशालता में डूब जाना चाहता था। तो आज हम कला के इतिहास के इसी महान टकराव, नवशास्त्रीय कला जिसे न्योक्लासिसिज्म कहते हैं, और स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिसिज्म की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन आंदोलनों को क्या चीज चला रही थी, वो कौन सी पेंटिंग्स थी जो एक तरह से घोषणा पत्र बन गईं, और कैसे इन दो बिल्कुल अलग तरीकों ने आज की कला की दुनिया की नींव रखी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं, जहां तर्क और भावनाएं कैनवस पर आमने सामने खड़ी हैं। तो चलिए पहले उस खेमे से शुरू करते हैं जहां सब कुछ नियमों के हिसाब से चलता था, नव शास्त्रीय कला। ये दौर था 18वीं सदी के अंत का, जिसे ज्ञानोदय का युग यानी एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहते हैं। हर तरफ तर्क, विज्ञान और व्यवस्था की बात हो रही थी, और कला पर भी इसका असर पड़ना तो लाजमी था। बिल्कुल। उस दौर के विचारकों का मानना था कि दुनिया को भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क से समझा जा सकता है, और कला को भी इसी तर्क का आईना होना चाहिए। और इस आंदोलन के सबसे बड़े नायक थे फ्रांसीसी चित्रकार जॉक लुई डेविड। उन्होंने कहा कि कला को सुंदर होने के साथ साथ नैतिक रूप से शिक्षाप्रद भी होना चाहिए। हाँ। उनकी 1784 की पेंटिंग होराती का शपथ यानी ओथ ऑफ द होराती इस पूरी विचारधारा का निचोड़ है। हाँ, वो पेंटिंग, उसमें 3 भाई अपने पिता के सामने देश के लिए लड़ने की शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह से डेविड ने उन्हें बनाया है, पुरुषों की सीधी कठोर रेखाएं, उनकी दृढ़ मांसपेशियां, वो उनके संकल्प को दिखाती हैं। और दूसरी तरफ महिलाएं दुख में डूबी हुई, घुमावदार और नरम रेखाओं में चित्रित हैं। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस दौर का सामाजिक ढांचा भी दिखाता है। बहुत अच्छी बात कही। और ये एक क्रांतिकारी पेंटिंग थी। उससे पहले की कला, जिसे रोकोको कहते थे, वो बहुत बहुत सजावटी और हल्की फुल्की होती थी। डेविड ने उस सब को हटाकर एक गंभीर, नाटकीय और स्पष्ट संदेश दिया। कर्तव्य सबसे पहले आता है। पेंटिंग की बनावट भी देखिए, एकदम संतुलित, जैसे किसी थिएटर का मंच हो। हाँ, हर चीज अपनी सही जगह पर है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कला थोड़ी अनइमोशनल या ठंडी थी? मतलब देशभक्ति एक भावना है, लेकिन इन पेंटिंग्स के किरदारों के चेहरे पर जो भाव हैं वो बहुत नियंत्रित लगते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मैं इसे अनइमोशनल नहीं बल्कि कंट्रोल्ड इमोशन कहूंगी। अच्छा। नवशास्त्रीय कलाकारों का मानना था कि महान भावनाएं चीख पुकार में नहीं बल्कि शांत दृढ़ता में दिखती हैं। उनके लिए असली नायक वो था जो अपनी भावनाओं पर काबू रखता हो। और डेविड की कला सिर्फ नैतिक शिक्षा तक सीमित नहीं थी। नहीं, ये एक राजनीतिक हथियार भी थी। विजुअल हथियार कह सकते हैं। हाँ, एक विजुअल हथियार। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उनकी कला क्रांति का प्रचारक बन गई। उनकी एक और मशहूर पेंटिंग है मारात की मृत्यु, द डेथ ऑफ मरात। हाँ, इसमें उन्होंने एक कट्टरपंथी पत्रकार, जिसे उसकी राजनीतिक दुश्मन ने मार दिया था, उसे किसी शहीद संत की तरह दिखा दिया। तब में खून से लथपथ पड़ा मरार्थ, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति है। डेविड ने सच को नहीं बल्कि क्रांति को जिस सच की जरूरत थी उसे पेंट किया। ये तो कला के जरिए इतिहास लिखने जैसा था। बिल्कुल। यानी उनके लिए कैनवस एक तरह का मंच था, जहां से वो लोगों को नैतिकता और क्रांति का पाठ पढ़ा रहे थे। और इसी परंपरा को उनके शिष्य आंग्र ने आगे बढ़ाया। जीन ऑगस्ट डोमिनिक आंग्र, जो रेखाओं के जादूगर माने जाते थे। उनका मानना था कि एक पेंटिंग की आत्मा उसकी ड्राइंग, उसकी रेखाओं में होती है। रंग तो बस उसे भरने का काम करते हैं। हाँ, उनकी पेंटिंग तुर्की हमाम खाना यानी द टर्किश बाथ देखिए। हर शरीर की बाहरी रेखा इतनी सटीक और साफ है कि लगता है जैसे किसी मूर्ति को तराशा गया हो। एक मजेदार बात यह है कि उनके आलोचक कहते थे कि आंग्र की पेंटिंग्स में रंग
ठंडे होते हैं। क्योंकि वे रेखाओं पर इतना ध्यान देते थे कि रंगों का भाव ही मर जाता था। हाँ, ये दिखाता है कि उस दौर में भी लाइन वर्सेस कलर की बहस कितनी तेज थी। बिल्कुल। और यह बहस ही हमें दूसरे आंदोलन की तरफ ले जाती है, क्योंकि जब नियम बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, जब हर चीज को तर्क और रेखाओं में बांधने की कोशिश की जाती है, तब एक विद्रोह होता है। और कला का वो विद्रोह था स्वच्छंदतावाद। ठीक है, तो एक तरफ डेविड का स्टूडियो है जहां गणित जैसी सटीकता से पेंटिंग्स बन रही हैं, और फिर एक ऐसी पीढ़ी आती है जो कहती है नियमों को भूल जाओ, महसूस क्या हो रहा है वो बताओ। ये एक जबरदस्त बदलाव था। हाँ, एक भूकंप जैसा रहा होगा। बिल्कुल। स्वच्छंदतावाद, जो मोटे तौर पर 1800 से 1850 तक चला, ने कहा कि असली ज्ञान तर्क में नहीं बल्कि भावनाओं, कल्पना और सहज ज्ञान में है। और उन्होंने प्रकृति को कैसे देखा? उन्होंने प्रकृति को एक शांत सुंदर बगीचे की तरह नहीं देखा, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जो विशाल, अनियंत्रित और कभी-कभी डरावनी भी हो सकती है। इसी को वो उदात्त कहते थे। उदात्त या द सबलाइम, इसको थोड़ा और समझाएंगे। ये सिर्फ भव्य या डरावना होने से ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल। उदात्त का मतलब सिर्फ सुंदर नहीं है। ये वो एहसास है जब आप किसी विशाल पहाड़ या तूफानी समंदर को देखते हैं और आपको अपने छोटेपन का एहसास होता है। अच्छा। ये एक तरह का खूबसूरत डर है जो आपको याद दिलाता है कि दुनिया आपसे कितनी बड़ी और शक्तिशाली है। ये आपको विस्मय से भर देता है। स्वच्छंदतावादी कलाकार इसी एहसास को पकड़ना चाहते थे। जैसे J.M.W. टर्नर की पेंटिंग्स में होता है। हाँ, मैंने सुना है कि एक बार उन्होंने खुद को एक जहाज के मस्तूल से 4 घंटे तक बांधे रखा ताकि वो एक बर्फीले तूफान को महसूस कर सकें। एकदम सही। वो सिर्फ तूफान को देखना नहीं चाहते थे, वो तूफान बनना चाहते थे। वाह। इसीलिए उनकी पेंटिंग्स में आपको जहाज, लहरें और आसमान सब एक दूसरे में घुले मिले दिखते हैं। रेखाएं गायब हो जाती हैं और सिर्फ रंग, प्रकाश और गति का एक भावनात्मक विस्फोट रह जाता है। और अगर टर्नर ने प्रकृति के बाहरी तूफान को पकड़ा, तो थियोडोर जेरिकार्ड ने इंसान के अंदर के तूफान को दिखाया। आप मेड्यूसा का बेड़ा की बात कर रही हैं, द राफ्ट ऑफ द मेडुसा। हाँ, वो पेंटिंग आज भी देखने वालों को हिला के रख देती है। और उसकी असली कहानी तो और भी भयानक है। ये एक असली घटना पर आधारित थी। फ्रांस का एक जहाज डूब गया और 100-150 लोग एक अस्थायी बेड़े पर छूट गए। ओह। जब उन्हें 13 दिन बाद बचाया गया तो सिर्फ 15 जिंदा थे और वे नरभक्षण यानी कैनिबलिज्म करके बचे थे। बाप रे। जेरिकार्ड ई त्रासदी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुर्दा घरों में जाकर लाशों के सड़ते हुए हिस्सों की स्टडी की ताकि वो उस दर्द, निराशा और सड़न को अपने कैनवस पर सही सही दिखा सके। तो ये पेंटिंग सिर्फ एक कलाकृति नहीं थी? नहीं, ये सरकार की अयोग्यता पर एक जोरदार राजनीतिक बयान भी थी। ये नवशास्त्रीय कला से कितना अलग है। डेविड जहां एक आदर्श नायक की कहानी बता रहे थे, वहीं जेरिकार्ड आम इंसानों की पीड़ा दिखा रहे थे, बिना किसी लाग लपेट के। बिल्कुल। ये कला अब नैतिक पाठ नहीं पढ़ा रही थी। ये आपको सीधे उस बेड़े पर उन लोगों के साथ खड़ा कर रही थी। हाँ, और इसी भावना को यूजीन डेलाक्रॉइक्स ने और आगे बढ़ाया। डेलाक्रॉइक्स को रंगों का जादूगर कहा जाता है। वो आंग्र के बिल्कुल विपरीत थे। उनका मानना था कि रंग ही एक पेंटिंग की जान होते हैं। हाँ, और उनकी पेंटिंग्स में ब्रश के निशान साफ दिखते हैं, उनमें एक बेचैनी, एक ऊर्जा है। और फिर एक और कलाकार हैं जो मुझे हमेशा याद आते हैं, जर्मनी के कैस्पर डेविड फ्रेडरिक। उनकी पेंटिंग कोहरे के सागर पर भटकता, वॉन्डरर अबव द सी ऑफ फॉग, तो जैसे स्वच्छंदतावाद का पोस्टर ही है। सही कहा। एक आदमी पहाड़ों की चोटी पर खड़ा है, उसकी पीठ हमारी तरफ है और वो बादलों के एक अनंत समंदर को देख रहा है। ये पेंटिंग स्वच्छंदतावाद का सार है। हम उस आदमी का चेहरा नहीं देख सकते, इसलिए हम खुद को उसकी जगह पर महसूस करते हैं। हाँ, ये व्यक्तिगत अनुभव, प्रकृति के सामने इंसान का अकेलापन और अज्ञात के प्रति एक अजीब सा आकर्षण और भय, सब कुछ एक साथ दिखाता है। मुझे पता है ये थोड़ी अजीब तुलना है, पर ये पेंटिंग मुझे हमेशा आज के सोशल मीडिया की याद दिलाती है। अच्छा, कैसे? एक इंसान जो दुनिया के ऊपर खड़ा है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन है बिल्कुल अकेला। उसकी पीठ हमारी तरफ है, जैसे वो उस अनुभव को साझा तो कर रहा है, पर असल में हमसे जुड़ना नहीं चाहता। यह एक बहुत ही दिलचस्प व्याख्या है और ये दिखाती है कि ये कला आज भी कितनी प्रासंगिक है। तो एक तरफ डेविड कह रहे थे, देखो दुनिया कितनी व्यवस्थित और तर्कसंगत हो सकती है। वहीं फ्रेडरिक टर्नर और जेरिकार्ड कह रहे थे, महसूस करो दुनिया कितनी तीव्र, रहस्यमयी और भावनाओं से भरी हुई है। ठीक है, तो अब जब हमने दोनों खेमों को समझ लिया, चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं, क्योंकि यहीं से असली फर्क साफ होता है। हाँ,
एक तरफ डेविड के स्टूडियो की शांत नियंत्रित दुनिया और दूसरी तरफ टर्नर जो तूफानी समंदर में मस्तूल से बंधे हैं। ये तुलना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो समय का फर्क है। नवशास्त्रीयता 18वीं सदी के अंत में अपने चरम पर थी और स्वच्छंदतावाद 19वीं सदी के पहले हिस्से में। हाँ, मोटे तौर पर 1800 से 1850 के बीच। तो एक आंदोलन के खत्म होते होते दूसरा शुरू हो रहा था और कुछ समय तक दोनों साथ साथ चले। कलाकारों में भी साफ बंटवारा है। नवशास्त्रीयता के लिए हम डेविड और ऑंग्रे का नाम याद रख सकते हैं। वहीं स्वच्छंदतावाद के लिए फ्रांस में डेलाक्रोइक्स और जेरिकॉल्ट, इंग्लैंड में टर्नर, जर्मनी में फ्रेडरिक और स्पेन से फ्रांसिस्को गोया। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे बड़े अंतर पर, विषय वस्तु और शैली। नवशास्त्रीय कला ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं पर ज्यादा ध्यान देती थी, जिनसे कोई नैतिक संदेश दिया जा सके, जैसे होराथी का शपथ। उनका मकसद था दर्शकों को प्रेरित करना। जबकि स्वच्छंदतावादी कलाकारों ने समकालीन घटनाओं जैसे मेड्यूसा का बेड़ा, प्रकृति के नाटकीय दृश्यों और मानवीय भावनाओं की गहरी अंधेरी परतों को अपना विषय बनाया। उनका मकसद दर्शकों को प्रेरित करना नहीं, बल्कि उन्हें झकझोरना था, उन्हें कुछ महसूस करवाना था। और शैली में तो जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, नवशास्त्रीय कला में आपको साफ, नियंत्रित रेखाएं, संतुलित संरचना और चिकनी सतह मिलेगी। रंग अक्सर शांत होते हैं। हर चीज परफेक्ट लगती है। हाँ, वहीं स्वच्छंदतावादी पेंटिंग में ब्रश के निशान साफ दिखते हैं, वे ऊर्जा से भरे और मुक्त होते हैं। रंग बहुत जीवंत और भावनात्मक होते हैं। और संरचना अक्सर असंतुलित और गतिशील होती है, ताकि एक तीव्र भावना पैदा की जा सके। वहाँ परफेक्शन की नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की परवाह की जाती है। तो संक्षेप में कहें तो एक तरफ है दिमाग, तर्क, संतुलन रेखा, और दूसरी तरफ है दिल। भावना, कल्पना, रंग। एक समाज और कर्तव्य की बात करता है, दूसरा व्यक्ति और उसकी आंतरिक दुनिया की। और जो लोग कला से जुड़ी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये तुलना बहुत काम की हो सकती है। हाँ, अक्सर इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ दोनों शैलियों की विशेषताओं और प्रमुख कलाकारों के बारे में साफ साफ समझना जरूरी होता है। तो याद रखने के लिए डेविड और होराथी का शपथ नवशास्त्रीय तर्क का प्रतीक हैं, जबकि डेलाक्रोइस, टर्नर या फ्रेडरिक की कोई भी तूफानी पेंटिंग स्वच्छंदता आदि भावना का प्रतीक है। बिल्कुल। एक आंदोलन अतीत के आदर्शों में प्रेरणा ढूंढ रहा था, तो दूसरा वर्तमान की कच्ची भावनाओं और भविष्य की अनिश्चितताओं में। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे कला की दुनिया में एक ही समय के आसपास दो बिल्कुल विपरीत धाराएं बह रही थीं। एक जो अतीत के गौरवशाली नियमों में प्रेरणा खोज रही थी, और दूसरी जो व्यक्तिगत भावनाओं और प्रकृति के अनियंत्रित सौंदर्य में डूब जाना चाहती थी। एक ने कला को समाज के लिए एक नैतिक शिक्षक बनाया, तो दूसरे ने उसे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का एक चीखता हुआ माध्यम बना दिया। ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। क्या कला में हमेशा एक स्थापित नियम और उसके खिलाफ एक भावनात्मक विद्रोह की प्रक्रिया चलती रहती है? क्या आज की समकालीन कला, चाहे वो मिनिमलिज्म का सख्त डिजाइन हो या एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म का भावनात्मक बिखराव, उसमें भी हम इन दो ताकतों, तर्क और भावना, संरचना और स्वतंत्रता की गूंज किसी न किसी रूप में देख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कला के हर छात्र और प्रेमी को सोचना चाहिए।